वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पिछला क्लास में जैसे कि आप लोग को इसका पूरा चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से पढ़ा के ख़त्म किया गया था। आज आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखिएगा। तो देखिए, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। तो हम वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम है। तो पटना को जो नाम था वो था कुसुमपुर। आगे ये अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्यों रहा है, अगला क्वेश्चन अपना है पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पटना में कमोदी महोत्सव जो है गुप्त वंश के काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। चौथा में आइए, चौथा क्वेश्चन आपका है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था। तो आगे आते हैं, आगे की क्लास है आपका पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो मैं बताया था कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुरानी है। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कूटनीमताख्य काव्य के कवि कौन है। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कूटनीमताख्य के जो कवि हैं वो हैं दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो आपको बताया गया था कि यूनान के जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है राजशेखर की रचना कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कि राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो कमोदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था। इसका सही आंसर होगा शरद ऋतु। दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं, 10वां की ओर पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगिरी महानगर था वो था पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो वो दी गई है पाटलिपुत्र नगर को। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल था पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वैरस्य शमनम असंभवम यह किसकी कथन है। तो यह कथन आपका है महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन आपका किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की व्यवस्था क्या थी, उत्कृष्ट थी। नहीं, आगे आइए सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु है वो है गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन आइए पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ये रहिए पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र वैभवम में पटना शहर के वर्णन है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त जो है कूटनीमताख्य नामक काव्य की रचना की थी। आइए, तो इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और आपका अब सब्जेक्टिव शुरू होता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 20 से 30 शब्दों में देना है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करें। तो अगर आप वीडियो को मेरे देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि पटना के जो मुख्य दर्शनीय स्थल है वो है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो
तो आपसे पूछा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो पटना में मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन है? तो पटना में मुख्य दर्शनीय स्थल है आपका संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है। ये सब दर्शनीय स्थल है। बच्चे अगर आप लोग नहीं घूमे हैं तो एक बार घूमिए जाके पटना, बहुत अच्छे लगेंगे। आगे ये पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो देखिए पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। यानी कि पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का नाम कोची पर रखा गया? गुलाब के फूल के, मतलब उसी को गुलाब के फूल के नाम पर ही पटना का कोची लिखा गया, पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। ऐसा आपको कहाँ मिलेगा? पुतलिका रचना पढ़िएगा, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जो पाटलीग्राम था वही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो पाटलिपुत्र शब्द जो है गुलाब के फूल के नाम पर ही पाटलिपुत्र बना, जिसका आपको अगर रचना पढ़ना है तो पुतलिका रचना में इसका वर्णित है, और पाटलिग्राम आगे चलकर पाटलिपुत्र बना था। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आइएगा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। तो मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं बच्चे। अगर आप वहाँ पे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल में उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि पटना को गुरुद्वारा, मतलब वहाँ पे गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पे क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं का जन्म हुआ था, है ना, और उन्हीं के नाम पे गुरुद्वारा बना हुआ है। इसलिए सिख क्या था, वह नगर पटना नगर महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन क्यों आएंगे। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? अगर आप प्राचीन ग्रंथ को पढ़ेंगे तो पटना के कौन कौन से नाम मिलेगा? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। यानी पटना के कितने नाम थे? 3 नाम, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र। उसके बाद बन गया पटना मध्यकाल में। आगे है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? आपको श्लोक भी बताए थे वहाँ पे एक वीडियो में। अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो देखिए क्या लिखा है। उत्तर कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पटना महानगर पृथ्वी पर सबसे नगरों में श्रेष्ठ है। यानी कि जितना भी महानगर है उसमें सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है पटना। इनके अनुसार, दामोदर गुप्त के अनुसार यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। और दामोदर गुप्त बोलते हैं कि यहाँ कौन लोग बसते हैं? विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का गृह कहा है। वह कौन ऐसा बोला है? तो वह बोला है दामोदर गुप्त। तो अगर आपसे पूछेगा कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, तो आप बहुत सिंपल जवाब दीजिएगा कि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर सबसे क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ में से एक है ना। यहाँ पाटलिपुत्र में विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना किससे की है? इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का गृह कहा है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए अगला, ये कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? आपको बताए थे कि जो विदेशी यात्री पटना आए थे, मेगास्थनीज आए थे, फाहियान आए थे, ह्वेनसांग आया था और इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना के किए आए थे। 4 विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन? मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। आगे क्वेश्चन क्यों आइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय
पाटलिपुत्र कैसा नगर था? किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी, वह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और समृद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था? बहुत सिंपल है, लिखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र जो नगर था वो अति उत्तम था, उत्कृष्ट था, वहाँ का रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था, और अशोक के काल में उससे भी अच्छा था। बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तो आपको मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? कमोदी महोत्सव। कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में, है ना। तो आप पढ़े होंगे, मेरे वीडियो को देखे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कमोदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। यानी कमोदी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जा रहा था? तो गुप्त शासनकाल में। जिस तरह से दुर्गा पूजा आजकल मनाई जाती है, उस तरह से प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। तो आपकी से अगर कोई पूछेगा पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, तो बोलिएगा पाटलिपुत्र में जो महोत्सव होता था, प्राचीन महोत्सव होता था कमोदी महोत्सव, शरद ऋतु में होता था, और गुप्त वंश के काल में यह महोत्सव मनाया जाता था। आजकल जैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है, वैसे प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, है ना। यानी कि राजशेखर पटना के संबंध में क्या लिखा? उन्होंने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, यानी कि शिक्षा का प्राचीन पुराना केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाई थी, वहीं से संस्कृत की पढ़ाई की है। तो आपसे पूछेगा कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा, तो आप बोलिएगा कि राजशेखर ने जो पटना के संबंध में जो काव्य में लिखा है उसका नाम है काव्य मीमांसा, और यही लिखा है कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र रहा, है ना। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए, जैसे कि पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं? अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है? प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो आइए समझाते हैं आपको। देखिए, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, है ना। ऐसा किसने बताया कि सरस्वती का गृह था? ऐसा कौन बताया है? तो वो बताया है दामोदर गुप्त। अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि यहाँ ख्याति पाई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। तो पूछेगा कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक का क्या विचार है, तो आप सिंपल लिखिएगा कि यह पाठ पढ़ने से हमें यही पता चला है, दामोदर गुप्त लिखा है कि शिक्षा का क्या है? सरस्वती का गृह है। कौन गृह है? पाटलिपुत्र। और ये भी लिखे हैं, राजशेखर भी अपने काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि यहाँ से अनेकों क्या हुए पढ़कर, जैसे कि आपको पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि कहाँ से पाई थी शिक्षा? तो पाई है पाटलिपुत्र से। भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नामक के बारे में भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में यही कहा था कि यह पटना जो है ना, आने वाला समय में महानगर होगा, लेकिन यह हमेशा कलह से, आग से और बाढ़ से क्या रहेगा? घिरा हुआ रहेगा, यानी भय बना हुआ रहेगा। तो देखिए,
रीडिंग देते हैं। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। तो बच्चे आपको समझ में आ रही होगी। आगे आइए, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो अभी यहाँ बताएं आपको कि पटना में कमोदी महोत्सव शरद ऋतु काल में मनाया जाता है। और पूछा किसके शासनकाल में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। देखिए वही लिखा है, पाटलिपुत्र में शरद काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता है। उस समय सभी लोग आनंद मगन होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रहिएगा, पाटलिपुत्र पाठिका देखिए कहाँ गया। हाँ, पाटलिपुत्र पाठिका 5 वाक्यों में परिचय दें। अथवा अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ्य के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। अथवा पाटलिपुत्र वैभव पर प्रकाश डालें। तीनों आपका एक ही क्वेश्चन है। तो आइए इसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में आपको बता रहे हैं। तो देखिए, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन महत्व का निरूपण है। पहला पॉइंट हो गया कि पाटलिपुत्र वैभव जो है वह बिहार की क्या है, यानी पटना जो बिहार क्या है, राजधानी है। दूसरा आते हैं, ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है ना। पाटलिपुत्र वैभव में आपको जो है जैसे कि प्रसिद्ध स्थल, जैसे कि धार्मिक स्थल के बारे में, राजनीतिक स्थल के बारे में, है ना, ये सब चर्चा किया गया किसमें, पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। यह तो मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बताया कि किसके समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वहाँ का पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था क्या थी, उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध थी और उससे अच्छा था। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। यहाँ बड़े से बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्यागी, वरुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए, है ना। यहाँ पे मतलब जैसे कि, है ना, बहुत महान महान आदमी यहाँ से पटना से पढ़कर बने। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जयपुर उद्यान, तारामंडल, मौर्य काल अवशेष दर्शनीय स्थल है। आपको 5 पॉइंट में 5 बार लिख देना है ना। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन करें। तो देखिए, पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अपने वैभव की परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोग आकर अपने स्मरणों में यहाँ अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। वही बात हो रही है जो आपको पीछे बोली थी। अशोक काल में देखिए, अशोक काल में यहाँ शिक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में लिखा कि बड़े बड़े कवि विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्यागी, वरुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जानता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शन स्थल इस प्रकार है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। यानी कि पीछे वाले क्वेश्चन का ही आंसर इसमें मिलजुल रहा है। तो आप सभी को मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो समझ में आई होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको भेज दें। थैंक यू।